ए स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ए स्टडी पॉइंट आपको लगातार यूट्यूब चैनल पर जीव विज्ञान की क्लासेज अवेलेबल करवा रही है। ठीक है, ऐसी वीडियोस क्लासेज की श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर अपना है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले अपन सभी को पता होना चाहिए कि उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उत्सर्जन क्या है। देखो, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को पाचन करने के लिए पाचन तंत्र काम करता है, श्वसन तंत्र काम करता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोनल सिस्टम काम करते हैं, तंत्रिकीय सिस्टम काम करते हैं, पेशीय सिस्टम काम करता है, उत्तकीय सिस्टम काम करता है। सारे सिस्टम यानी कि शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है। क्या होती है? और इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ मात्रा में उप उत्पाद के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, और उन्हीं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो आप परिभाषा के अंदर यह लिखने की कोशिश करेंगे कि शारीरिक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन हो सकते हैं? जैसे बात करें अपन यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिक अम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, और ये उत्सर्जन होता है, ये शरीर के प्रासरण नियमन का कार्य करता है। यानी कि प्रासरणीय द्रव्यों की, शरीर के द्रव्यों की प्रासरणीय सांद्रता को बनाए रखने का काम करता है, उसको नियमित करने का काम उत्सर्जन का है। ऑस्मो रेगुलेशन, ये शरीर की प्रासरणीय नियम, यहां से लिखो, ये शारीरिक प्रासरणीय नियम, प्रासरणीय नियमन या प्रासरण नियमन एक ही बात है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करता है। अब ये जो प्रासरणीय नियमन वाली बात आई है, ये क्या होती है? प्रासरणीय नियमन की बात करें तो शारीरिक द्रव्यों का नियमन, शारीरिक द्रव्य व आयनों के नियमन संबंधित क्रिया क्या होती है? प्रासरण नियमन होती है। शारीरिक द्रव्यों को नियमित करने के आधार पर जीवों की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रासरण नियमन और एक होता है प्रासरण समरूपक। ठीक है, बात करें तो अपन दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। एक तो ऑस्मो
कन्फर्मस, ठीक है, यानी कि परासरण संरूपक, परासरण संरूपक, और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेटर। ये परासरण नियामक। परासरण नियामक, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क समझने की कोशिश करो कि ऑस्मो कन्फर्मस वे जीव होते हैं जो वातावरणीय सांद्रता के अनुसार अपने शरीर की प्रासरणीय सांद्रता को बदल देते हैं। यानी कि वातावरण के अंदर यदि प्रासरणीय सांद्रता अधिक कम हो तो वो अपनी प्रासरण नियमन के लिए अपनी सांद्रता को अधिक या कम कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, परासरण संरूपक कहलाते हैं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वातावरण की प्रासरणीय सांद्रता के अनुसार अपनी सांद्रता नहीं बदलते हैं, यानी कि अपना जो प्रासरणीय सांद्रता है उसको नियमित बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये नियमित बनाए रखते हैं, नियमित करते हैं, ठीक है। ये बात करें तो जैसे समुद्री अकशेरुकियों की बात करें तो ये क्या होते हैं, सभी समुद्री अकशेरुकी परासरण संरूपक होते हैं। कशेरुकियों की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, परासरण नियामक होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, हमने कहा है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला अमोनिया NH3, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब बात ये आती है कि ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर के अंदर बनते कैसे हैं। हमने कहा कि शारीरिक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। मुख्य रूप से ये प्रोटीन और अमीनो अम्ल के अपघटन से बनते हैं। यूरिया की अपन स्पेशली बात करें तो यूरिया हमारे अंदर यकृत कोशिका के अंदर बनने वाला मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। ये प्रोटीन के और अमीनो अम्ल के अपघटन के फलस्वरूप बनता है। जैसे बात करें अपन अपशिष्ट पदार्थों की तो ये प्रोटीन टूटता है यूरिक अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, और ये अमीनो अम्ल किस में टूटता है, इसका विअमीनीकरण होता है। क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन के फलस्वरूप ये अमोनिया बदल जाता है। ये अलग अलग रूपों के अंदर बदल सकता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, पहला अमोनिया, दूसरा है कौन सा, यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। बात सीखने की यहाँ पर यह है कि मुख्य रूप से ये प्रोटीन और अमीनो अम्ल के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। अब अपन बात करेंगे इन तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से कि किस प्रकार से ये काम करते हैं शरीर के अंदर, किस प्रकार से वो बनते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर बात करते हैं। इसको आपने उतार दिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यदि आप में से कोई बोर्ड के संबंधित एग्जाम
ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपने ही यूट्यूब चैनल पर बोर्ड के पैटर्न से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसको एक बार आप है वो देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बोर्ड के अंदर मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार से बोर्ड के अंदर है वो परीक्षा का प्रावधान है, उसके बारे में वहाँ पर वीडियो है अवेलेबल, वो देख लीजिए आप। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अमोनिया, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में सबसे पहले अमोनिया। देखो, अमोनिया होता है ये अत्यंत विषैली प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अत्यंत विषैली प्रकृति का होता है। अत्यंत विषैली प्रकृति का होता है, इसलिए इसको शरीर के अंदर संरक्षित नहीं किया जा सकता। ये अत्यंत विषैली प्रकृति का होता है। अतः इसका शरीर में संग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक विषैली प्रकृति का है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन में अत्यधिक जल की आवश्यकता। ठीक है, इसके अलावा इसका जो उत्सर्जन होता है अमोनिया का, ये NH4+ के रूप में होता है, न कि NH3 के रूप में होता है। इसका उत्सर्जन NH4+ के रूप में। ध्यान रखो कि बहुत बार अधिकतम एग्जामों के अंदर पूछा गया सवाल कि अमोनिया का उत्सर्जन किस रूप में होता है? NH4 के रूप में होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो उत्सर्जन होता है वो, इसके उत्सर्जन के लिए कोई भी विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं बनती हैं, विशेष प्रकार के कोई उत्सर्जी अंग का निर्माण नहीं होता है। ये जीवों के अंदर शारीरिक सतह से सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो लिख सकते हैं इसका उत्सर्जन जीवों की शारीरिक सतह द्वारा, सामान्य विसरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसके उत्सर्जन के लिए कोई भी विशेष प्रकार की कोशिका या अंग का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब जीवों की बात करें तो इसका जो उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जो इसका उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिक नाम याद रखोगे, अमोनोटेलिक। उदाहरण की बात करें अपन तो उदाहरण के अंदर जलीय आर्थ्रोपोड, जो जल के अंदर जो आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं वो जलीय आर्थ्रोपोड, इसके अलावा जलीय उभयचर, जल के अंदर जो उभयचर पाए जाते हैं वो जलीय उभयचर भी इसका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा टेडपोल, मेंढक का लार्वा, टेडपोल भी
जो मेंढक का लार्वा होता है ये भी क्या करता है, किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला मुख्य जीव है। इसके अलावा बात करें अपन जलीय इंसेक्ट की बात करें, जलीय इंसेक्ट भी क्या करता है, इसका उत्सर्जन करता है। जलीय इंसेक्ट, जलीय कीट भी इसका, अच्छा टीलियोस्ट फिश, टीलियोस्ट फिश की बात करें तो ये भी क्या करती है, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखिए, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप है वो याद रखें। अब इसके बाद है दूसरा यूरिया। देखो यूरिया अपेक्षाकृत कम विषैली प्रकृति का होता है। क्या होता है, अपेक्षाकृत कम विषैली प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि ये जो अत्यधिक मात्रा में विषैली प्रकृति का बनता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये जो यूरिया होता है कम विषैली प्रकृति के होने के कारण है विषैली प्रकृति का, लेकिन अधिक समय तक इसको शरीर के अंदर संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ये अपेक्षाकृत कम विषैली प्रकृति का होता है, इसे अधिक समय तक शरीर में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके उत्सर्जन के लिए अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है। इसके उत्सर्जन में किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता। ठीक है, और ये जो अमोनिया होता है, सॉरी यूरिया होता है, ये स्थलीय जीवों का क्या होता है, अनुकूलन होता है, यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले जीवों के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है। स्थलीय जीवों का अनुकूलन है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए हमारे शरीर की अपन बात करें तो हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अपन वृक्क, किडनी कहा जाता है। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और यही किडनी हमारे शरीर के अंदर से रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को यानी कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की क्रियाविधि करती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मात्रा में यूरिया शरीर के अंदर संरक्षित हो जाता है। मेंडुलरी ऊतकों के अंदर उसके प्रासरण नियमन के लिए कुछ मात्रा में इसकी मात्रा संरक्षित हो जाती है। तो ये पॉइंट लिख दो आपको कि इसकी कुछ मात्रा मेंडुलरी ऊतकों में संग्रहित होकर प्रासरण नियमन का
कार्य करता है, कार्य करती है। ठीक है। इसके अलावा यूरिया का उत्सर्जन यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण आपने बात की कि इसका निर्माण यकृत कोशिका के अंदर क्रेब्स साइकिल के चलने के फलस्वरूप या क्रेब्स एंड हैंस साइकिल चलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो आप बोलते हैं इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की अपन बात करें किन के अंदर पाया जाता है, तो स्थलीय उभयचर, क्या है? स्थलीय उभयचर यानी कि स्थल के अंदर पाए जाने वाले सारे उभयचरों के अंदर यूरिया पाया जाता है। इसके अलावा अपन उपास्थल मछलियों की बात करें, उपास्थल मछलियों के अंदर भी क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। इसके अलावा स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारी, तो स्तनधारियों में मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ है वो आप है वो एक बार नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है, इसको पढ़ना है। ठीक है। अब है मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब पढ़ेंगे यूरिक अम्ल के बारे में। देखो, ये यूरिक अम्ल होता है, ये अत्यंत कम विषैली प्रकृति का होता है। क्या होता है? बहुत ही कम विषैली प्रकृति का होता है, इसलिए इसका है वो उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। कम विषैली प्रकृति का होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये यूरिक अम्ल होता है, ये मृस्थलीय जीवों का क्या होता है? विशिष्ट गुण होता है। यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होता है, वहाँ के पाए जाने वाले जीवों के अंदर है वो मुख्य लक्षण होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन मरुस्थलीय जीवों का अनुकूलन है। ठीक है। इसके अलावा ये जो यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं जीव, ये क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। इसका उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक में अंतर है। इन दोनों चीज़ों को आप है वो एक साथ में कंसिडर करते हुए चलिए। ये यूरियोटेलिक है और ये यूरिकोटेलिक है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस यूरियोटेलिक को यूरिकोटेलिक कर देते हैं और इस यूरिको को यूरियोटेलिक कर देते हैं। तो इस आप है वो इसका ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल की बात करें तो पक्षी, अच्छा एक चीज़ और, इसका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसके अंदर बहुत ही कम जल की मात्रा होती है, यानी कि उसका उत्सर्जित पदार्थ है वो पेस्ट फॉर्म में होता है। कैसा होता है?
पेस्ट फॉर्म में। इनका उत्सर्जी पदार्थ पेस्ट अथवा गोलिकाओं के रूप में, गोलिकाओं के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखो, मुख्य रूप से पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। इसके अलावा बात करें कीट भी होते हैं, क्या होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप की बात करें, सरीसृप भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा स्थलीय घोंगे, लैंड स्नेल, स्थलीय घोंगे, लैंड स्नेल, ये भी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जिनके बारे में अपने बात की। अब आगे जो टॉपिक आ रहा है वो है अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार से अंग पाए जाते हैं जो इन उत्सर्जी पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो अगला जो टॉपिक अपना है वो है उत्सर्जी संरचनाएं। उत्सर्जी संरचनाएं, आप हेडिंग डाल सकते हो उत्सर्जी संरचनाओं में। देखो, उत्सर्जी संरचनाएं, हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जैसे अपने अंदर है किडनी, नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, वृक्क होता है, वो उत्सर्जी संरचना के रूप में काम करते हैं। तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले अपन इनवर्टिब्रेट्स की बात करें। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती है। क्या होती है, नलिकाकार संरचनाएं। क्या होती है, नलियों के आकार की संरचनाएं होती है, सरल नलिकाकार संरचनाएं होती है। ये नलिकाकार संरचनाएं क्या करती है, उत्सर्जन का काम करती है। जैसे अपन बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया, ये इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। देखो एग्जाम्पल में वो लिखते हैं नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, फ्लेम सेल की बात करें, ज्वाला कोशिकाएं। ये ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, ये इन कोशिकाओं की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों के अंदर। किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में अपन बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं, प्लेटवर्म, चपटेकर्मी भी कहा जाता है। इनके सदस्यों की अपन बात करें तो जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर प्लेनेरिया के अंदर क्या पाई जाती है, नेफ्रिडिया पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें रोटिफर्स की बात करें तो रोटिफर्स के सदस्यों के अंदर इस प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एनालिड्स की बात करें, कुछ एनालिड्स
कुछ एनालिट्स है, ये इन कुछ एनालिट्स में भी क्या पाई जाती है, इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें, किसकी, सिफेलोकॉर्डेट्स, जैसे एम्फिऑक्सस की बात करें, सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे एम्फिऑक्सस में भी इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इनके अंदर ये नेफ्रिडिया फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा और अपन बात करें नेफ्रिडिया एक प्रकार की नलिकाकारी संरचना होती है। ये नेफ्रिडिया कैंचुओं में पाई जाती है। कैंचुओं के अलावा कुछ अन्य एनालिट्स होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। नेफ्रिडिया में बात करें कैंचुओं में तथा कुछ एनालिट्स में, ठीक है। इसके अलावा अपन और बात करें तो मुख्य रूप से मेलपिगी कोशिकाएं होती है, ये आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर पाई जाती है। जैसे बात करें काकरोच की, मेलपिगी नलिकाएं या मेलपिगी कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, मेलपिगी नलिकाएं। आर्थ्रोपोडा के सदस्य जैसे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर मेलपिगी नलिकाएं उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है। इसके अलावा अपन बात करें ग्रीन ग्लैंड या अपन बात करें एंटीनल ग्रंथियां, तो एंटीनल ग्रंथियां जैसे जलीय आर्थ्रोपोड में जैसे क्रस्टेशिया, ग्रीन ग्रंथियां या इसको क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्रंथि। एंटीनल ग्रंथि किस में पाई जाती है, ये मैंने अभी कहा है कि ये मुख्य रूप से जलीय आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है। जलीय आर्थ्रोपोड्स जैसे क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के सदस्यों के अंदर इस प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा अपन नलिकाकार संरचनाएं, ये तो होती है छोटी मोटी, लेकिन मुख्य रूप से जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती है। ये तो सरल नलिकाकार होती है इनके अंदर तो, लेकिन जटिल नलिकाकार की, सरल नलिकाकार है, ठीक है, लिख सकते हो आप यहां पर सरल नलिकाकार। तो जटिल नलिकाकार, जटिल नलिकाकार या वृक्क अपन बात करें, वृक्क किडनी की अपन बात करें तो वर्टिब्रेट्स के सदस्य है। जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स के अंदर है वो इस प्रकार की संरचनाएं यानी जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको किडनी कहा जाता है। और इसी किडनी के अंदर क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है, जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो कुछ उत्सर्जी संरचनाएं अलग अलग जीवों के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के बारे में अपने बात की है कि इनवर्टिब्रेट्स में सरल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन चीज़ों को आप है वो ध्यान रखना, कई बार यहाँ से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ को है वो ध्यान रखना। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मानव का उत्सर्जन तंत्र। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर दिया तो ठीक है। मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं।
सब इधर ध्यान देंगे। मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव के अंदर उत्सर्जी अंग है। ये उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त रहते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त रहते हैं। एक तो मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग, और दूसरा होता है सहायक उत्सर्जी अंग। मानव के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो होता है वृक्क। क्या होता है? वृक्क, किडनी। और सहायक उत्सर्जी अंगों की अपन बात करेंगे तो एक तो वृक्क से जो नलिकाएं निकलती छोटी छोटी, उस नलिकाओं को क्या बोलते हैं? छोटी छोटी नलिकाएं, धागेनुमा संरचना इस किडनी से निकलती है और वो मूत्राशय के अंदर खुलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मूत्र नलिका, या अपन बोल सकते हैं उसको मूत्रवाहिनी। इसके अलावा ये मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय मूत्र मार्ग में। तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के सहायक उत्सर्जी अंग है। अपन चित्र बना करके ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, टेढ़ा बना, सीधा बना दो। इस प्रकार का डायग्राम टेढ़ा बने या गलत बने तो आप है वो भावुक नहीं होना आपको, क्योंकि गलतियां तो हो जाती है, इंसानों से गलतियां हो जाती है। इस प्रकार से हमने कहा कि मनुष्य के शरीर में क्या होती है? किडनी होती है, मुख्य उत्सर्जी अंग। और ये जो दो नलिकाएं मैंने बनाई है, एक तो है महाधमनी, एक है महाशिरा, यानी कि शिराओं और धमनियों से जुड़ी हुई होती है। यहाँ से एक नलिका निकलती है इसमें से, और एक इसमें से नलिका निकल करके आती है किडनी के अंदर। ठीक है, और ये किडनी का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरी इधर भी एक नलिका इसमें से और एक नलिका इसमें से आती है, और किडनी का निर्माण इस प्रकार से होता है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम सही कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब भावुक नहीं होना है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो, ये तो आपको जो किडनियाँ दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, ये जो किडनी होती है वो बाईं किडनी होती है, बायां वृक्क। और इधर वाली जो किडनी आपको दिखाई दे रही है, ये दायां वृक्क है। क्या है? दायां वृक्क है। इसी वृक्क से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, और ये नलिकाएं आगे जाकर के किसका निर्माण करती है? आगे जाकर किस में खुलती है? मूत्राशय के अंदर खुलती है।
मूत्राशय के अंदर आप भी बनाते रहिए साथ साथ में। मूत्राशय के अंदर खुलती है। ये इस प्रकार से, ये आगे किस में खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। इस प्रकार ये मूत्राशय है। क्या है? इसका नाम लिखेंगे मूत्रवाहिनी। ये मूत्राशय और ये है मूत्र मार्ग, नीचे है वो शीशन है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ होता है। इस प्रकार का मनुष्य के अंदर क्या रहता है? उत्सर्जन तंत्र। इसके ऊपर क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क। अधि यानी ऊपर, और वृक्क मतलब वृक्क के ऊपर, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इस प्रकार का मानव का उत्सर्जन होता है, जो शरीर के अंदर स्थित होता है, काम करता है, शरीर के अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये इसके बारे में, किडनी की संरचना के बारे में, इसकी संरचना के बारे में अपन कल है वो डिटेल से पढ़ेंगे, बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड के पैटर्न से संबंधित जानकारी लेनी है, जो अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए जो पैटर्न बोर्ड ने जारी किया है, राजस्थान सरकार ने जारी किया है, वो आप है वो मेरे एक वीडियो के अंदर, इसी YouTube चैनल के एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लगातार क्लासें ले रही हैं तो आपका आभार है, बहुत बहुत आभार। अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, और वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।